हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जियोग्राफी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इस वीडियो में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर के इस नाम के अंदर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर ये दो वर्ड दिए हुए हैं, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज को किस किस प्रकार से हमने डिवाइड कर रखा है, दूसरा उनका डेवलपमेंट हमें किस किस प्रकार से करना है। तो ये दोनों वर्ड्स का अगर आपको अच्छे से मतलब समझ में आ गया, इन दोनों वर्ड्स को आपने समझ लिया, तो आप मान के चलो आपका चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो यार, ऐसा है ना कि हर चीज़ को आप मान लेते हैं जब पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बुक में लिखी है आपको एज इट इज पढ़ना होता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं इस पर्टिकुलर इस जियोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखो हर चीज़ को। उसका बेनिफिट ये होता है कि चीज़ें ना आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। आज आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आपको बुक में से एज इट इज़ पढ़ने की कोशिश करोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे, चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं ना, वो चीज़ शायद ऐसा है कि आज आपने पढ़ा 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया ना, तो आप यकीन मानिए वो चीज़ ना आप लंबे समय तक, क्या आपको मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ टाइम में वो चीज़ें याद रहेंगी। आज आपने पढ़ा है तो आप मान के चलो कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ही वो चीज़ें आपको उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आपने बीच में 1-2 बार उसका रिवाइज कर लिया तो फिर आपको उसमें कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली, भूलोगे नहीं आप कभी उन चीज़ों को। तो अब रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो इसमें बुक में जो लिखा हुआ है वो ठीक है, थोड़ा सा बुक से हटके एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या चीज़ हैं। देखो हमारे पास जो भी चीज़ें रखी है, मेरे पास मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप रखा हुआ है, एक प्लास्टिक की चेयर है, फ्रीज है। अब काफ़ी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनके घर में एनिमल्स भी होंगे, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया। ओके, ये सब चीज़ रिसोर्सेज है हमारे लिए। जिस भी किसी चीज़ का हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं वो सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। ओके, जैसे कि एनिमल्स का हम अपने यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का मैं यूज़ करता हूँ, लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ मैं, बुक्स है, ये भी हमारे लिए क्या रिसोर्सेज है। जो वाटर है, पीने का पानी है, देखो ये क्या है, ये भी रिसोर्सेज है हमारे लिए। ओके, उसके अलावा जो विंड है, हवा चल रही है बाहर, वो भी एक रिसोर्सेज है। इन सब का हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब सिंपल भाषा में ये समझो आप, जिस भी किसी चीज़ का हम अपने लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब एक रिसोर्सेज है। अभी वीडियो देख रहे हो इस लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, जिस भी किसी चीज़ के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी रिसोर्सेज है। और देखो इन रिसोर्सेज है तो अवेलेबल काफ़ी अमाउंट में हमारे पास, बट हम उनका यूज कैसे करते हैं वो ज़रूरी मैटर है। देखो अगर ये वीडियो हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या ये वीडियो आप तक पहुंच सकती है, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे चल सकती है। तो उस रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करोगे, यूज़ कैसे करोगे। अगर इस टाइम पर इंटरनेट ना हो, इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, तो ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो, ये आप लोगों तो कैसे पहुँचेगी। मतलब उस रिसोर्स का जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका आप बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते अपने लिए। सेम एज अब इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी की बात भी आती है। अब मान लो मैंने ये जो वीडियो पहुंच रही है, अगर इस वीडियो को आप तक पहुंचने का, आपको इस वीडियो को देखने का इस टाइम पे पेमेंट करना पड़ रहा होता कुछ, मान लेते हैं कि पर वीडियो देखने का आपको, मान लेते हैं घंटे का आपको चार्ज करना पड़ रहा है 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, ओके 200 रुपये, कुछ हर घंटे का चार्ज करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपके लिए फिजिबल है वो, इकोनॉमिकली नहीं हो पाएगा, काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, उस चीज़ को साइड कर दोगे, आप नहीं देखोगे इन चीज़ों को। ओके, तो इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए। अभी दूसरा एग्जांपल की हेल्प से भी इन चीज़ों को समझेंगे। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को सोसाइटी समाज भी एक्सेप्ट करता हो। ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अब मान लेते हैं एनिमल्स की बात कर लेते हैं। अब काफ़ी लोग जो घरों में एनिमल्स रखते हैं, काऊ है, बफेलो है, इन सबको या फिर डॉग्स वगैरह को रखते हैं क्योंकि इनको सोसाइटी समाज एक्सेप्ट करता है हमारे घरों के अंदर, इसीलिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो कोई भी रिसोर्सेज का जब आप यूज़ करते हो, जब हमारा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है ना, तभी हम उन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। मोबाइल फ़ोन है, जब ये हम आए थे, जब मोबाइल फ़ोन्स सोसाइटी के अंदर, मतलब हम लोगों ने जब मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले किसी ने इनका विरोध नहीं किया। मान लेते उस टाइम अगर हमारी सोसाइटी, हमारा समाज ही बोलता कि नहीं भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी कारणवश, तो इनका इस्तेमाल शायद इतना आज ही चलन में नहीं होते। इसी प्रकार काफ़ी रिसोर्सेज जैसे यूरेनियम वगैरह है या इसके अलावा कोई और रिसोर्सेज है जिसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका भी वो एज ए रिसोर्स की कैटेगरी में तो है, बट वो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो रिसोर्सेज वही चीज़ें हैं जिनको हम यूज कर सकें, जिसके लिए बेटर टेक्नोलॉजी हो हमारे पास, जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब जितनी हमारी ज़रूरत है, जितना हम उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं उतने में हमें वो चीज़ मिल जाए। ओके, तीसरा हमारा सोसाइटी समाज भी उसको एक्सेप्ट करे, तो वो सब चीज़ें रिसोर्सेज हैं। आई थिंक रिसोर्सेज आप समझ गए, वो सभी चीज़ें जो हमारे लिए जो हमारे आस पड़ोस में हैं और उनका हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं मान लेता हूँ एक बाहर गाड़ी खड़ी हो 2-3 करोड़ रुपए की, मुकेश अंबानी की, ओके, है तो रिसोर्सेज ही वो, बट मेरी पहुंच से बाहर की चीज़ है, आपकी पहुंच से बाहर की चीज़ है। वो 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खड़ी है, मान लो हम नहीं चला सकते उसको, बट है तो एज ए रिसोर्सेज, बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो हमारे लिए। ओके, अगर अब चलो वो थोड़ा सा ना हटके अलग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो ये क्या है, मान लेते हैं माउंटेन्स है, ये हमारी हिमालय माउंटेन है। ओके, अब आपको पता है हिमालयन के नीचे, माउंटेन्स के नीचे क्या पाया जाता है? कोल वगैरह मिलेगा यहाँ पे। क्या है? कोल या फिर पेट्रोलियम वगैरह की संभावना है। देखो कोल कन्फर्म है, पेट्रोलियम वगैरह इसके नीचे पाया जा सकता है। कोल तो कन्फर्म है कि हिमालय के नीचे काफ़ी अमाउंट में कोल प्रेजेंट है। ओके, लेकिन इसके अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए, इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। हिमालय के पहाड़ को तोड़ के, क्रैक करके, यहाँ से ड्रिल करके इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि एक तो उस लेवल की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास कि हम इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकें, इतना डीप यहाँ से होल करें इसके अंदर माउंटेन में और उसके बाद हम इस कोल को निकालें। तो इस प्रकार की हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और दूसरा पॉइंट ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है हम निकाल तो लेंगे, बट हो सकता है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारी रेंज से बाहर चली जाए। फिर हम क्या करेंगे उस चीज़ का? देखो कोयले का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? बिजली बनाने में। भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मेन तो कोयले से हम। तो अगर मान लेते हैं हम जो अभी कोयला यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ झारखंड वगैरह वेस्ट बंगाल से आता है, जो कोयले की माइंस है वहाँ पे काफ़ी सारी, तो जब वहाँ से कोयला आता है तो हमारा मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जो रेट है घर पे फ़िलहाल आपके यहाँ पर होगा, मान लेते हैं 10 रुपये पर यूनिट है। ओके, और जब हमने यहाँ पे जो हिमालय की माउंटेन है यहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, और ये करीबन पड़ा काफ़ी कॉस्टली हो गया। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेट है उससे जो बिजली बनती है वो बिजली होगी काफ़ी महंगी, मतलब 100 रुपये पर यूनिट हो गई, अब 10 गुना महंगी हो गई। तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ को वहाँ से निकालने का? समझ रहे हो ना कि इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब? इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि देखो किसी रिसोर्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो रिसोर्स जितना मैं उसके लिए पे कर सकता हूँ, जितना मैं उसके लिए खर्च कर सकता हूँ, उतने में वो रिसोर्स मेरे लिए अवेलेबल हो जाए, तब तो मेरे लिए रिसोर्स है। अदरवाइज वो मेरे लिए रिसोर्सेज का काम नहीं करेगा। अब वो 3 करोड़ की गाड़ी मुकेश अंबानी के लिए तो रिसोर्सेज होगी, बट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ओके, तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब समझ गए, और सोशली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है उसको सोसाइटी समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कहाँ से लेके आते हैं? ये रिसोर्सेज मोस्टली हमें कहाँ से मिलते हैं? ये नेचर से मिलते हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। बट क्या ये जो रिसोर्सेज है डायरेक्ट हमें नेचर से मिल जाते हैं? अब मान लेते हैं मेरे पास ये चेयर है, क्या मुझे चेयर डायरेक्ट नेचर से चेयर मिलती है, या लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है? क्या ये लकड़ी का दरवाज़ा मुझे सीधा नेचर से मिलता है? प्रकृति से सीधा दरवाज़ा भेजती है क्या हमारे पास? नहीं भेजती ना। तो वो हमें क्या मिलता है? नेचर, प्रकृति हमें, मान लो चेयर है तो उसके लिए क्या मिलेगा हमें? अर्थ के अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं? प्लास्टिक। क्या मिलेगा हमें अर्थ के अंदर से? प्लास्टिक। ओके, और दूसरा प्लास्टिक, जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक की चेयर के लिए तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? प्लास्टिक की। तो जो प्रकृति है, नेचर, वो हमें क्या देगा? प्लास्टिक मिलेगा। फिर उसके बाद उस प्लास्टिक का क्या करेंगे? उस पर हम कुछ टेक्नोलॉजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी के लगाने के बाद हमने उस पर टेक्नोलॉजी लगाई, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और उस टेक्नोलॉजी के बाद हमने उसको किस में कन्वर्ट किया? प्लास्टिक की चेयर में। तो जब उसको प्लास्टिक की चेयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। किसी इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर हम उसको किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर क्या करेंगे? चेयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो जो प्रकृति से हमें क्या मिलता है? नेचर से कुछ मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, उससे हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं? कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं उसके ऊपर, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं? उसको चेयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कहाँ पर? किसी इंस्टीट्यूशन में ले जाकर, या किसी इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब है कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसके अंदर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके,
और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हम उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हमारी यूजेबल फॉर्म के अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। जो पूरी प्रोसेस मैंने अभी बताई ना कि नेचर से हमें कुछ चीज़ें, जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओके, और उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इंस्टीट्यूशन भी बनाना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन का निर्माण कौन करता है, ये इंस्टीट्यूशन किसने बनाया है, कि भगवान ने बनाया है क्या, नहीं, ये किसने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स। किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। किसके लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि जो प्रकृति से हमें रॉ मटेरियल मिला था उस पर हमने कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। ओके, उसके लिए किसकी ज़रूरत थी, इंस्टीट्यूशन की। तो ह्यूमन बींग्स ने एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया। किस लिए होता है ये सब कुछ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब जिस भी इंसान ने, जिस भी किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, किसी ह्यूमन बींग्स ने इसका निर्माण किया है और नेचर से जो रॉ मटेरियल मिला था उसको कन्वर्ट किया यूजेबल फॉर्म के अंदर, वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो क्या करेगा, उससे पैसा कमाएगा। क्या करेगा, पैसा कमाएगा। ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए होता है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उसे। इकोनॉमिक, जब भी इकोनॉमिक वर्ड देखो मतलब समझ जाना पैसे से रिलेटेड चीज़ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, मतलब देश मजबूत होगा, देश के बाद ज़्यादा पैसा आएगा। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब समझ गए आप। तो ये जो हमने अभी सब कुछ बताया, ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। किसका, किसी भी थिंग का। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो था एक चेयर का, किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, चाहे बुक का रखो, चाहे दरवाजे का रख लो। जो हमें प्रकृति से क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, उससे हम टेक्नोलॉजी लगा के इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या कन्वर्ट करते हैं, दरवाजे की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लकड़ी से। ओके, तो जो कोई भी थिंग है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। किससे, ये इसके लिए क्या क्या, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। और इनको हेल्प कौन करता है, इन सब चीज़ों को हेल्प का मतलब ये सारी प्रोसेस करवाता कौन है, ह्यूमन बींग्स, इंसान। तो इंसान भी क्या है, खुद में एक इंसान क्या है, खुद एक रिसोर्स है। इंसान भी क्या है, एक रिसोर्स है। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि इंसान अगर अपने माइंड का यूज़ ना करे तो क्या आपको लगता है जो नेचर से चीज़ें हमें मिलती हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं कर सकते। ओके, तो देखो भले ही जो नेचर से, प्रकृति से ये रिसोर्सेज हम लोगों को अवेलेबल होते हैं बट ये फ्री नहीं है। देखो काफ़ी बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से, नेचर से क्या मिलती हैं, फ्री मिलती हैं, फ्री गिफ्ट हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, कोल हो गया, उसके अलावा विंड, जो भी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं कि ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से क्या मिलती हैं, नेचर से क्या मिलती हैं, फ्री मिलती हैं। बट एक्चुअल में फ्री नहीं मिलती हैं। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं इस पर, कितनी अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वरना अगर हम कन्वर्ट ना करें तो जो फ्रीज रखा है, जो मोबाइल है, टेलीफोन है, जो बुक्स है, जो लैपटॉप है, विंडो है, डोर है, जो आपके घरों के अंदर, जहाँ तक कि आपका जो घर बना है वो किससे बना, ब्रिक्स से, ईंटों से मिलकर बना हुआ है, सीमेंट से मिलकर बना हुआ है। मिट्टी को ब्रिक्स के फॉर्म में किसने कन्वर्ट किया, ह्यूमन बींग्स ने। किससे, अपनी स्किल्स से। तभी तो उससे ईंटें बन पाई है और ईंटों से क्या बना, आपका घर बना है। ओके, अगर इंसान अपना दिमाग ना लगाता और उस मिट्टी से ईंटें नहीं बनाता, सेम एज सीमेंट, सीमेंट का निर्माण किसने किया, भाई इंसानों ने किया है ना। प्रकृति ने तो हमें सीमेंट दे के नहीं भेजा था, इंसानों ने अपना दिमाग लगाया, उसके अंदर जिंक जो भी मिलाया है, जिप्सम मिलाया, सैंड मिलाई, ओके सर, जो भी मिलाया उसके अंदर मिक्स करके उसको सीमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हम यूज़ कर पा रहे हैं आज। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है। बट इन रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये सब चीज़ें भले प्रकृति से कहने को मात्र क्यों कि कहने मात्र है कि हमें नेचर से फ्री मिलती है, बट नहीं, जो ह्यूमन बींग्स है अपनी स्किल से इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है, यूज़ करता है। ओके, तो रिसोर्सेज और ह्यूमन बींग्स, मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स है वो खुद भी एक क्या है, रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बींग रिसोर्स क्यों है, क्योंकि भाई वो भी तो बराबर का हिस्सेदार है इन चीज़ों के अंदर। वही तो अपना स्किल यूज़ कर रहा है, अपना दिमाग का यूज़ कर रहा है, जिससे चीज़ों को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इंसान अपने माइंड का यूज़ ना करे, अपने स्किल का इस्तेमाल ना करे, तो ये चीज़ें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब जो आयरन है हमें अर्थ से मिलता है, आयरन ओर की फॉर्म में। अब ये अर्थ है, इस अर्थ से हम क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं। किस फॉर्म में, आयरन ओर की फॉर्म में अर्थ से हमें आयरन मिलता है। इसको कन्वर्ट कौन करता है आयरन के अंदर, ह्यूमन से तो कन्वर्ट करते हैं।
टेक्नोलॉजी लगाते हैं, फिर किसी इंस्टीट्यूशन में उसको लेके जाते हैं, वहाँ ले जाके आयरन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इससे आपके घरों की जो खिड़कियाँ वगैरह, आपके गेट, आयरन के गेट, आयरन के ग्रिल्स, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। फिर इससे ये सब कहाँ बनती है? इंस्टीट्यूशन के अंदर। किसकी रिक्वायरमेंट, किसकी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए? टेक्नोलॉजी की। विदाउट टेक्नोलॉजी क्या बना सकते हैं इन चीज़ों को? और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? ईजाद किसने की? ह्यूमन बींग्स ने। तो इसलिए क्या है, ह्यूमन क्या एक रिसोर्सेज है। अब ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे बेटर कर सकते हो, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर आएगा, फिर कभी आगे पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो रिसोर्सेज है वो किसका फंक्शन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसके अंदर, ठीक है। ये भी मैंने बताया, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया इसको। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बींग्स है वो भी इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है। किसका? रिसोर्सेज का। वो भी उसी का पार्ट है। अब रिसोर्सेज को देखते हैं किस किस पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहले इनको थोड़ा सा देख लो, बाकी वन बाय वन क्या करेंगे, फिर इनको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। रिसोर्सेज को हमने पहले तो नेचुरल के अंदर और ह्यूमन में डिवाइड कर रखा है। कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज के 2 पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे इंस्टीट्यूशन मैंने दिखाया, अभी आप लोगों को इमेज में दिखाया था लास्ट स्लाइड के अंदर, कि इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे किस लिए? चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके। सेकंड था क्वालिटी क्वांटिटी। आप कोई रॉ मटेरियल मान लेते हैं अर्थ के अंदर से, चलो आप सिर्फ याद रखो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्वालिटी क्वांटिटी हो गई, ये उसमें आता है। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेचुरल के अंदर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, अब इनको पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ने देखेंगे। रिन्यूएबल, नेचुरल किस में डिवाइड हो गया? रिन्यूएबल के अंदर और नॉन रिन्यूएबल में। अब रिन्यूएबल फर्दर डिवाइड हो गया कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल के अंदर। ओके, अब बायोलॉजिकल फर्दर डिवाइड हो गया नेचुरल, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। बायो का वर्ड मतलब होता है लाइफ से। ओके, तो इसके अंदर वो चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर लाइफ होती है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सब लाइफ रिलेटेड चीज़ें हैं। नॉन रिन्यूएबल किस में कन्वर्ट हो जाती है? नॉन रिन्यूएबल, ये भी अगेन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक रिसाइकलेबल जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एक है नॉन रिसाइकिल जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। देखो इमेज के अंदर नॉन रिसाइकलेबल। ओके, अब रिसाइकिल का एग्जांपल दे रखा है मेटल, इसके फॉसिल फ्यूल्स। तो अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, डिटेल के अंदर देखते हैं हम। जो हमने रिसोर्सेज को टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ये है इनके मतलब उस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है हमने, जैसे उनकी जो बेसिस ऑफ ओरिजिन के ऊपर, ओके, एग्जॉस्टेबिलिटी के ऊपर, तो इन सब चीज़ों के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर, या फिर उसका जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर हमने रिसोर्सेज को अब इनके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के बेस पे हमने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड कर रखा है। ओरिजिन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का जन्म कहाँ से होता है, कि रिसोर्सेज आए कहाँ से, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड है एबायोटिक रिसोर्सेज। अब ये वर्ड बायोटिक और एबायोटिक, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इन जो वर्ड दे रखे हैं ना, ये जो फर्स्ट वर्ड है, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो इसके पीछे क्या लिखा है आप कंप्लीटली खुद बता सकते हो। अगर इनका मीनिंग नहीं पता है आपको तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे बायोटिक का मीनिंग आपको 6th क्लास के अंदर भी पढ़ने को मिलता है। बायोटिक का मतलब होता है वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ होती है। तो बायोटिक का मतलब आप डायरेक्ट कनेक्ट करके रखो किससे? लाइफ से। बायोटिक मतलब लाइफ, और एबायोटिक का मतलब होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल ना हो, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। ओके, तो देखो अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है कि बायोटिक का मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड और एबायोटिक मतलब वो चीज़ें जो जिनके अंदर लाइफ पॉसिबल नहीं होती उससे कनेक्टेड है, तो आप आगे की चीज़ें अपने आप लिख सकते हो इसमें। देखो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, जो चीज़ें हमें बायोस्फीयर से मिलती हैं, एंड हैव लाइफ, और जिनके अंदर लाइफ होती है। बायोस्फीयर के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है और जिनके अंदर लाइफ होती है, वो सभी कौन से? बायोटिक रिसोर्सेज है। अब वैसे आप खुद भी एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो कि लाइफ किस किस के अंदर होती है। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसान हो गए, उनके अंदर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ है, मतलब फ्लोरा फ्लोना हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। ओके, फिशरीज हो गए, लाइफ स्टॉक का मतलब हो गया आपके जो एनिमल्स हो गए, काउस, बफेलो वगैरह। ओके, ये सब किस में आते हैं? लाइफ स्टॉक के अंदर। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब जिनके अंदर लाइफ होती है, जो हमारे बायोस्फीयर के अंदर। अब ये इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि अभी ये चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब अगर आप कहीं पूछो कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी बार आ चुकी है आपकी 6 से लेकर 10 तक, आप कम से कम 20 बार पढ़ चुके होंगे बायोस्फीयर के बारे में। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा 6th 7th की क्लासेज।
तो बायोस्फीयर का मतलब है कि मतलब बायोटिक रिसोर्सेज का वो मतलब है जो चीज़ें कहाँ पाई जाती है, बायोस्फीयर के अंदर पाई जाती है और उनके अंदर लाइफ होती है। एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा फौना मतलब एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फिशरीज हो गए, लाइव स्टॉक्स हो गए, ये सब चीज़ें बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। तो एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब है वो चीज़ें जिसके अंदर या जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी हुई है। जो किससे मिलकर बनी हुई है? नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिसके अंदर लाइफ ना हो, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये सभी कैसी है? एबायोटिक रिसोर्सेज है। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो इसके अंदर जिसके अंदर लाइफ नहीं होती। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो किससे मिलकर बनी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी होती है, और कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। उनको क्या बोलते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल है जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गई, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज के। फर्दर जो हमने इसको डिवाइड कर रखा है रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब है यूज़ करने के ऊपर है उसका हम इस्तेमाल कितना करते हैं, यूज कितना करते हैं। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फर्स्ट है इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसका नाम रिन्यू करने से मतलब मीनिंग ही आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो आपको आगे चीज़ें पढ़ने से पहले ज़रूरत है इस वर्ड के मीनिंग को लर्न करना, इसका मीनिंग ही आपको पता होना चाहिए। रिन्यूएबल का मतलब होता है वो चीज़ें रिन्यू करा सकें, जिसको जो चीज़ें मतलब रिन्यू हो सके। रिन्यू का मतलब होता है कोई चीज़ का दोबारा बनना। रिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का दोबारा बनना, मतलब कोई चीज़ दोबारा बन सके। ओके, उसके लिए हम वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, रिन्यू का मतलब किसी चीज़ का दोबारा बनना, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होगा वो रिसोर्सेज जो दोबारा से बन सके। मतलब एक बार हमने उसको ख़त्म कर दिया, यूज़ कर लिया, वो दोबारा से बन जाएंगे, मतलब ख़त्म नहीं होंगे वो। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब है जो रिसोर्सेज दोबारा से बन सकते हैं। और रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा बनना। देखो आ गया ना, रिन्यूड या रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस का मतलब दोबारा बनना बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ये तो बढ़ने के तरीके बताए हैं, तो तीन ही तो ये तरीके हैं। तो फिजिकल तरीके से बनेगा, या केमिकल, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस होंगी। अब फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस क्या होती है केमिस्ट्री में पढ़ना। तो या तो फिजिकल प्रोसेस से बनेंगे, या केमिकल प्रोसेस से बनेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस से बनेंगे। आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं उनको? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल देखो कौन कौन से, जैसे सोलर एनर्जी। अब भाई सूर्य से जो एनर्जी मिल रही है हम लोगों को, क्या वो सारी एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? दूसरा विंड एनर्जी, हवाएं चल रही है, हवा तो डेली चलती है, आपको जितनी एनर्जी क्रिएट करनी है उसे कर सकते हो। अब सोलर एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं? उसके लिए आपको सोलर पैनल यूज़ करने होंगे। उसके लिए सोलर पैनल लगाओ, आप सूर्य से जो एनर्जी मिलती है आप उसको रिसीव करो, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी, वो रिन्यूएबल है। आपको फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर बन सकती है। सोलर प्लेट लगाइए, फिर सूर्य एनर्जी बनाइए, सोलर एनर्जी को बनाइए आप लोग। ऐसे सेम विंड एनर्जी है। ओके, तो विंड एनर्जी जो है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तीसरा वाटर। देखो वाटर कभी भी ख़त्म नहीं होता अर्थ के ऊपर। आज से 1 लाख 2 लाख साल पहले जो अर्थ के सरफेस पर जो वाटर अवेलेबल था ना, वही वाटर आज भी अवेलेबल है। जो आज से 1 लाख 2 लाख साल पहले, 50,000 साल पहले जो अर्थ के सरफेस पर वाटर था, वही वाटर आज भी अवेलेबल है। वाटर सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज सॉलिड में है, कल लिक्विड में चला जाएगा, परसों गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर लिक्विड में आ जाएगा, फिर सॉलिड के अंदर चला जाएगा। लेकिन कभी भी अर्थ के सरफेस से ख़त्म नहीं होता। ऐसा काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी अर्थ के अंदर क्या हो रहा है पीने के पानी की कमी हो रही है। आप लोगों ने तो न्यूज़ में बहुत बार देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, से महाराष्ट्र के अंदर अभी प्रॉब्लम्स आ रखी थी पहले कि वहाँ पानी की कमी हो गई है, वहाँ पानी नहीं मिलता पीने को लोगों को। और अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो उसका मेरा मतलब है कि जो आपका पानी पीने का जो वाटर है ना, उसकी बात हो रही है। वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आपको यूज़ करने का जो वाटर है, मतलब पीने का जो पानी, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। उस पर्टिकुलर जगह से पानी ख़त्म हो गया है। अर्थ के ऊपर तो है वो, वहाँ से ख़त्म हो गया, वो कहीं दूसरी पोजीशन, दूसरे जगह पे चला गया होगा वहाँ से मूव करके। अब वो जाता कैसे है? इवोपरेशन से। आपको पता है, इसके लिए आपने जो हमारे इवोपरेशन वाले जो चैप्टर हैं वो देखो आप वहाँ पे जाके, ठीक है। कंडेंसेशन, इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन वगैरह, वो सब चीज़ें देखो, वहाँ पे मिलेंगे आपको सब चीज़ें। ओके, तो वाटर ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है। उसके अलावा फॉरेस्ट है, ये भी रिन्यूएबल है। आपने एक बार पेड़ काट दिया, दोबारा से पेड़ लगाओ, फिर ग्रो कर जाएंगे। ऐसे वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स वगैरह हैं, कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं इनका तो, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रोसेस चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। तो रिन्यूएबल का मतलब ये आपको सिर्फ याद रखना है कि रिन्यूएबल के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कभी ख़त्म ना होती। मतलब उनका है कि दोबारा से बन जाती हैं वो चीज़ें। आपने एक बार उनका इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, वो अगेन दोबारा से बन जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अब जस्ट उसका अपोजिट मिलेगा, ये रिन्यूएबल का क्या मिलेगा, जस्ट अपोजिट। ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ रिन्यू नहीं हो सकती, दोबारा नहीं बन सकती, या फिर बनती भी है तो बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। दीज अकर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, एक काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के अंदर जिनका क्या होता है, दोबारा से बनती हैं। जो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम के अंदर दोबारा से बनती है वो कैसी होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। या फिर या तो बनते नहीं हैं या बनते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसके एग्जांपल मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। आप जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, या जो फिर क्रूड ऑयल है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हो सकता है आने वाले 50 साल 100 साल के बाद पेट्रोलियम वगैरह हमारे पास बचे ही ना, क्रूड ऑयल कुछ बचे ही ना, तो हमें जो एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई। अब जो हमारे व्हीकल्स हैं ये किससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, या फिर डीजल से चलते हैं, या फिर CNG वगैरह यूज़ करते हैं हम। ओके, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स है ये ख़त्म हो जाएँ। ओके, ये चीज़ें हमें मिले ही ना। जब ख़त्म हो जाएंगी तो हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कोल है, कोयला है, अगर उसको भी हम इस्तेमाल कर लें वो भी ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे, ये सब किसके, ये क्या है, ये जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते, दोबारा से नहीं बन सकते। अगर बनते भी हैं ऐसा नहीं है नहीं बन सकते, देखो बनेंगे, अब जैसे बने थे सेम ऐसे बनेंगे, लेकिन बनने में क्या है कि कई लाखों साल, कई हज़ारों साल, कई लाखों साल लग जाएंगे। तो उस टाइम के दौरान हम क्या करेंगे, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो या तो बनते नहीं, रिन्यू नहीं होते, या फिर अगर बनते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ओके, ये जैसे मैंने पेट्रोल वगैरह का एग्जांपल देके बताया आपको। उसके अलावा मिनरल्स हो गए, मिनरल्स भी सेम ऐसा ही है। आप एक बार मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लो अर्थ से, उसको दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है जो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो अब मैं अगर 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो उनके अंदर जो फ़िलहाल अभी तो CBSE में शायद ये लगा दिया है कि पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस में यही दे दिए जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है या फिर इसमें से है। अगर पूछ लेंगे कि इन 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, पूछेंगे उसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, 3 तो ये डाल देंगे इसके, एक किसी दूसरे का डाल देंगे। ओके, ये एग्जाम्पल ही पता करना है, सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं आप लोगों को इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमने इसको डिवाइड कर रखा है रिसोर्सेज को, वह किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे डिवाइड कर रखा है। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, कि किस रिसोर्सेज के ऊपर किसका हक है। जैसे कि फर्स्ट हमारा इसके तहत आता है, फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कौन सा, इंडिविजुअल। देखो नाम से क्लियर है इंडिविजुअल। अब किसी इंडिविजुअल का रिसोर्सेज है, मेरा मोबाइल है मेरा रिसोर्सेज है, लैपटॉप है मेरा रिसोर्सेज है, चेयर रखी है मेरी रिसोर्सेज है, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारी खुद की रिसोर्सेज है, मतलब मेरी खुद की रिसोर्सेज है। पूरे सोसाइटी का हक नहीं है उसके ऊपर आके कि कोई उन चीज़ों को इस्तेमाल करे, यूज़ करे। अगर हमारे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास कोई एनिमल्स हैं तो वो उनके खुद के रिसोर्सेज हैं। ओके, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हो गए जो रिसोर्सेज मतलब हमने उनको परचेज़ किया है, मतलब मेरा मोबाइल है, लैपटॉप है, मैंने परचेज़ कर लिए भी, किसी कंपनी ने बनाए होंगे ठीक है, बट मैंने इनको परचेज़ कर लिया, इसके लिए पेमेंट कर दी, पैसे भर दिए, अब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब ये मेरे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, दे आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, जिसको किसी प्राइवेट पर्सन मतलब इंडिविजुअल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, मतलब वो उसका क्या होता है, मालिक होता है फिर उस टाइम पर, तो उनको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे मैनी फार्मर्स हैज़ ओन लैंड, काफ़ी जो फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की ज़मीन होती है। ओके, जो गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखी है, गवर्नमेंट के जो पास कागज़ होते हैं उसके अंदर उसके नाम से रजिस्टर्ड होती हैं वो चीज़ें, तो वो क्या चीज़ है, कैसी है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है उस पर्टिकुलर पर्सन का, जिसके नाम पर वो ज़मीन रजिस्टर्ड है ना, वो उसका खुद का रिसोर्सेज है, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। और ये किसने अलॉट कर रखी होती है, विच इज़ अलॉटेड टू दैम बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट के द्वारा उसको अलॉट किया जाता है। ओके, तो वो किसके अंदर आते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा इंडिविजुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल आप और भी कुछ लिख सकते हो, मैंने सिर्फ ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ओके, उसके अलावा आप और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हो। इंडिविजुअल व्यक्ति के पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मोबाइल फ़ोन लिख सकते हो, लैपटॉप लिख सकते हो, उसके अलावा किसी के पास कोई खुद का पॉन्ड भी हो सकता है, झील है किसी के पास खुद की, या फिर कोई किसी के पास खुद का कुआं है, वेल है। ओके, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, और भी जो इस तरीके के रिसोर्सेज आप लोगों को लगता है जो इंडिविजुअल व्यक्ति होल्ड कर सकता है जिन चीज़ों को।
आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। अगर जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं सीबीएसई के अंदर, तो वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, वहाँ बता सकते हो इन चीज़ों के, आपको एग्जाम्पल और याद करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे इनको। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड का मतलब हो गया जो पूरी कम्युनिटी जिसको यूज़ करती है, ठीक है, जिसको पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है वो सब क्या होंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज के अंदर क्या होते हैं, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वो रिसोर्सेज जिन तक पूरी कम्युनिटी के सभी लोगों की पहुँच हो, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको पूरी कम्युनिटी के सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ओके, विलेज हैव कॉमन, जैसे अब क्या क्या एग्जांपल है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं एनिमल्स वगैरह के लिए, तो ये पूरी सोसाइटी के होते हैं, पूरे विलेजेस के होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, यूज़ कर सकता है इन चीज़ों को। बरील ग्राउंड्स हो गए, ये भी पूरे सोसाइटी के, पूरे विलेज के होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल कोई इनका नहीं होता है बरील ग्राउंड्स वगैरह। विलेज पॉन्ड्स हो गया, अगर पॉन्ड्स है पूरे गांव का है, देखो इंडिविजुअल किसी का है तो वो इंडिविजुअल यूज़ करेगा उसको, बट अगर पूरे गांव का है पॉन्ड है वो, तो उसको पूरे गांव का, पूरा विलेज यूज़ करेगा उसको। वो किसके अंदर आएगा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंदर आएगा। पब्लिक पार्क हो गया, अब पब्लिक पार्क है तो मतलब वहाँ पे उसको कोई भी पब्लिक यूज़ कर सकती है, किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है वहाँ पर। पिकनिक स्पॉट हो गया, ये भी सब किसके अंदर आते हैं, कम्युनिटी ओन्ड। ये देखो इन चीज़ों में ऐसा कुछ लर्न करने का है ही नहीं, कुछ बताने का, ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं, पता है मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको बस थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या है। जब तक आपको ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा ना कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या है, तो उसके नीचे फिर आप इनके अगर कभी एग्जांपल दे भी दिए जाएँ आप लोगों को, तो उसको आप अलग नहीं कर पाओगे, उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। बाकी सिर्फ नाम से 2 बार आप पढ़ोगे तो शायद मेरे हिसाब से चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएंगी, भूल भी नहीं पाओगे इनको। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कौन सा नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे नेशन के हैं, पूरे देश के हैं। नेशनल का मतलब वर्ड से होता है मतलब पूरे देश के हैं, मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारे पूरे कंट्री के हैं, पूरे देश के हैं, वो किसके अंदर आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल देखो, अब आप सोच रहे होगे, अब बिना पढ़े आप इसके एग्जांपल सोच के देखो कि नेशनल रिसोर्सेज के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। आप देखो कौन कौन से हो सकते हैं। रोड्स हो गए, एक तो भाई रोड है, सड़कें हैं, पूरे देश की है, कोई भी यूज कर सकता है। कैनल्स हैं, नहर वगैरह हो गई, रिवर्स वगैरह हो गई, रेलवेज हो गए, ये सब किसके हैं, पूरे कंट्री के हैं, सभी के लिए रिसोर्सेज हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये नेशनल किसके अंदर आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर। ओके, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशंस, जो नेशन को बिलोंग करते हैं वो सभी किसके हैं, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अब आपको पता है कंट्री के अंदर पावर होती है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, उसको खरीद सकती है, ले सकती है, एक्वायर कर सकती है उसको, किसके लिए, पब्लिक गुड के लिए, उसके पूरे कंट्री के लोगों के बेनिफिट के लिए, सभी लोगों के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ से सड़क बनानी है, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके जो आस पड़ोस के एरिया के अंदर जो सड़क बनती है, रेलवे लाइन बिछती है, नहरें बिछती हैं, तो चाहे वो किसी भी इंसान की ज़मीन हो, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्वायर कर लेती है, ले लेती है, खरीद लेती है, चाहे जैसे भी एक्वायर करना हो, उसके बदले में पैसे दें या फिर विदाउट पैसे दिए उसको एक्वायर करे, वो उनकी इच्छा पर होता है, ठीक है, बट वो उसको एक्वायर कर सकती हैं। तो और क्या करेगी फिर उसको एक्वायर करके, उस पर अगर रोड कंस्ट्रक्ट करना है रोड बनाएगी, रेलवे लाइन बिछानी रेलवे लाइन बिछाएगी, कैनल्स बनानी कैनल्स बनाएगी, उसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है वो अपना कर सकती है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। ओके, और उसके अलावा ऑल जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज हो गए, जो भी इस तरीके की चीज़ें वो किसके अंदर आती हैं, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ओके, जो भी बाउंड्रीज होती है सब किस में आती है, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। अच्छा, ये तो ठीक है। अब आपने ये हमारे इंडिया का जो मैप है, ये कौन सा, इसका वेस्टर्न कोस्ट है और ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो आपको पता है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, मतलब जो कोस्टल एरिया है हमारा, उससे 12 नॉटिकल माइल्स, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स, ये क्या होता है, हमारी खुद की, मतलब जो इसके अंदर जो रिसोर्स पाए जाते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, वो क्या हैं, हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, हमारे किसके, नेशनल के रिसोर्सेज है। उसको हम किस में काउंट करते हैं, हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। ओके, अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक की लाइन को क्या बोलते हैं, और इसके बाद एक होती है 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ये कहाँ तक होती है, 200 नॉटिकल माइल्स। तो इनके बारे में फिर कभी जो मैपिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे
क्या होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या कुछ होते हैं और 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है। फिलहाल इतना कि जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से और 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी चीज़ें होती हैं टेरिटोरियल वाटर के अंदर, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर शायद जो भी रिसोर्सेज हैं, आपका जब फिशरिंग करना है, आपने मछली पालन करना है, उसके अलावा अगर कोई इसके अंदर पेट्रोलियम वगैरह भी पाया जाता है जो इस समुद्र के अंदर है, तो ये वाटर बॉडीज, इधर पानी है, समुद्र है ये, बट इसके अंदर अगर कोई वाटर कुछ भी पाया जाता है वो किसका रिसोर्सेज के अंदर आएगा, नेशनल, मतलब हमारे इंडिया का पार्ट है वो, हमारे देश का हिस्सा है वो, तो कैसा है, किसके अंदर काउंट होगा, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर। अब नेशनल रिसोर्सेज के आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना वो नेशनल इंटरेस्ट के हों, पूरे देश के इंटरेस्ट के हों, तो किस में काउंट होंगे, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, सॉरी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज को, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को। तो अगर पूछे इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन, और इसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी बॉडीज आती हैं यूएन के अंदर, उनको फिर कभी पढ़ाएंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर। उसके अलावा इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उसके अलावा और वर्ल्ड बैंक हो गया। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्या हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते क्यों हैं, देखो जितने भी कॉन्टिनेंट्स है सभी के ऊपर क्या कंट्रीज है, उनके ऊपर जो भी क्या है कंट्रीज है, तो जो कंट्री के अंदर रिसोर्स पाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर के अंदर, तो वो रिसोर्स उस कंट्री के होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल रिसोर्स के लिए कौन सा हिस्सा बचा है, मतलब कौन से रिसोर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल के अंदर आएंगे। तो देखो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर वो आते हैं जो, अब देखो कॉन्टिनेंट के तो सभी के सभी इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ नहीं सकते क्योंकि वो सभी किसी न किसी कंट्री के अंदर पड़ते हैं। लेकिन जो ओशियन है, अब आप वर्ल्ड का जब आपने मैप देखा पढ़ा था तो उसके अंदर आपको पता है काफ़ी ओशियंस थे, पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। तो जो ओशियंस है, तो मान लेते हैं कोई भी कंट्री है, इधर हम अपना इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझते हैं चीज़ों को, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के जो कोस्टल बाउंड्री है, ये कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, ये याद रखना पड़ेगा आपको, 200 नॉटिकल माइल्स, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस 200 नॉटिकल माइल्स है, इसके बाहर समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई भी किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, वो हमारे नेशनल या किसी भी प्रकार के हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर यहाँ पे हम फिशरीज करना है या फिर मछली पालन करना है कुछ भी, उसके अलावा या फिर हमें किसी प्रकार का यहाँ से पेट्रोलियम, डीजल या कुछ निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, कोई रिसोर्सेज हमें यूज़ करना है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लिए बगैर हम उसको यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, कितना 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड आपको जाके अगर कुछ काम करना है, हमें नहीं, किसी भी कंट्री को, वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री हो चाहे, उसका जो कोस्टल बाउंड्री है, उस कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक जाके वो समुद्र में कोई भी काम नहीं कर सकता, किसी प्रकार का मिनरल्स, किसी प्रकार का फॉसिल फ्यूल्स, किसी प्रकार का कोई भी आप समझ सकते हो रिसोर्सेज है, अगर वहाँ अवेलेबल है, मिलता है, तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, उस लाइन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके आगे जो ओशियन होता है वो कैसा होता है, ओपन ओशियन, मतलब नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस, उनको जो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसके बाहर अगर कोई रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती विदाउट कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बगैर पूछे बगैर वहाँ कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सभी कंट्रीज़ के लिए, कोई भी कंट्री उस रेंज से बाहर जाकर किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओके, तो ये सब चीज़ आती हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर वाटर बॉडीज़ का जो ओशियंस का एरिया वही आएगा मोस्टली। नेक्स्ट जो हमने इसको डिवाइड कर रखा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से, मतलब कौन सा रिसोर्सेज कितना डेवलपमेंट है। अब उसमें देखते हैं, पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब ये होता है क्षमता, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, मतलब उनके पास कैपेसिटी है उस काम को और ज़्यादा करने की, उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, बट उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उतना। अब रीज़न क्या है, वो रीज़न देखेंगे हम। तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है क्षमता, किसको बताता है, उसकी कैपेसिटी को, क्षमता। ओके, कैपेसिटी को बताता है ये उसकी। अगर उसके पास जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है अभी, और उसका यूटिलाइज किया जाना बाकी है,
तो पोटेंशियल सिर्फ नाम से, मीनिंग से आप लर्न कर लो, आगे का आप खुद लिख दोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, जो रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, उनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। उनको क्या नहीं किया गया है? यूटिलाइज नहीं किया गया है। उनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, बट उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है उस रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल, जो हमारा गुजरात का और राजस्थान का एरिया ना, थार डेजर्ट का, ये हमारा इंडिया का मैप है, और यहाँ पर गुजरात और ये राजस्थान का जो एरिया है, ये राजस्थान का ऊपर नीचे जो गुजरात का एरिया थार डेजर्ट का, इधर क्या है, इस एरिया के अंदर किसकी रिसोर्सेज की जो एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को डेवलप करने का पोटेंशियल रिसोर्सेज है। मतलब यहाँ पे हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, विंड एनर्जी को और सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? देखो, एक तो डेजर्ट एरिया है, पूरा दिन धूप पड़ती है, तो सोलर एनर्जी लगा सकते हैं हम, इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, वहाँ पे सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। बट अभी तक हमने किया नहीं है ये काम, कर सकते हैं, क्षमता है हमारे पास करने की, कर नहीं रहे लेकिन अभी तक हम। अब उसके पीछे रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी हो, या फिर हम जो गवर्नमेंट है वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। अब ये रीज़न मान लो, जो भी रीज़न है, मतलब कहने का ये है कि उसके पास क्षमता है उस चीज़ की। वहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज ही हैं। सोलर एनर्जी क्या है? रिसोर्सेज है। अभी पढ़ाया था मैंने, किसके अंदर आता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। विंड एनर्जी क्या है? ये भी रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इसकी भी वहाँ पर काफ़ी क्षमता है, मतलब हवाएं चलती, पेड़ पौधे इतना है नहीं, वहाँ पे हम विंड एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे हैं। तो पोटेंशियल के अंदर रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज जिनके पास क्षमता है, जो वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल भी है, उनके पास क्षमता है, उससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी का मतलब है कि देखो, वहाँ पे आप सोलर पैनल लगा के सोलर बिजली बना सकते हो। वहाँ पे हम बिजली बनाने के लिए कितना कोयला इस्तेमाल करते हैं, कितना पोल्यूशन करते हैं। अरे जब हमारे पास जगह रही, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान का जो एरिया है थार डेजर्ट का, एग्रीकल्चर वहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं। बट जो चीज़ अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे सोलर पैनल लगाओ, आप बिजली बनाओ उससे। दूसरा, विंड एनर्जी, हवाएं अच्छी तेज़ चलती है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ये टरबाइन, विंड टरबाइन ये लगा कर भी आप इससे बिजली बना सकते हो, जिसको पवन चक्की वगैरह बोलते हैं वो। ओके, अब नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब होते हैं वो रिसोर्सेज जो डेवलप हैं। आप देखो, नाम से क्लियर है, डेवलप मतलब डेवलप, जो चीज़ डेवलप हो चुकी है। क्या चीज़? रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं वो किसके अंदर आते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जब उनका सर्वे किया जाता है तो पता चलता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, कि जो किसी रिसोर्स का सर्वे किया तो पता चला कि वो अच्छी क्वालिटी के हैं वो रिसोर्सेज, क्वांटिटी भी पर्याप्त है उनकी, अच्छी खासी क्वांटिटी है, मतलब वहाँ पे अवेलेबल, किस लिए? हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, हम जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए वो अच्छी क्वालिटी है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। किस किस पर डिपेंड करते हैं? टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं कि कोई रिसोर्सेज की डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है। किसी रिसोर्स की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगी, उस चीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्सेज के लिए तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत है? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होता है उसकी फिजिबल भी होना चाहिए ना। टेक्नोलॉजी तो है, आपने टेक्नोलॉजी लगाई, उसको इस्तेमाल कर लिया, वही पैसे में भी उसी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ना, उतने ही अमाउंट के अंदर, उतने ही पैसे में अवेलेबल होना चाहिए जितना उसके लिए हम पे कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पड़ रहा है, वो उससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो फिर हमारे लिए फिजिबल नहीं है वो चीज़, कोई फ़ायदा नहीं है, एज ए रिसोर्स काम ही नहीं करेगा हमारे लिए वो। अगर ये फ़ोन लॉन्च हो गए, हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे बजट में आ जाते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर फ़ोन आना स्टार्ट हो जाए 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का एक फ़ोन मिले, तो आप खरीदोगे क्या मोबाइल फ़ोन को? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है हमारे लिए वो चीज़ें, भले ही रिसोर्सेज हो, भले ही आपको उस पर वीडियो देखना हो, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपये का मोबाइल फ़ोन आ रहा है तो आप नहीं परचेज करोगे। क्यों? क्योंकि फिजिबल नहीं है वो चीज़। तो डेवलप रिसोर्सेज का मतलब वही होता है कि तो टेक्नोलॉजी उसके लिए हमारे पास उसको यूज़ करने की, दूसरा फिजिबल भी होना चाहिए। देखो वर्ड काफ़ी बार मैं यूज़ कर चुका हूँ, अब तो क्लियर हो गए होंगे वर्ड आपके। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होते हैं? स्टॉक्स नाम से क्लियर है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसका अच्छा खासा स्टॉक है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्टॉक। नाम से बिल्कुल क्लियर है स्टॉक। स्टॉक का मतलब जिस किसी रिसोर्सेज का स्टॉक है हमारे पास। स्टॉक मतलब भंडारण है। तो मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट, कोई भी मटेरियल एनवायरनमेंट के अंदर विच हैव द पोटेंशियल्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसा जो मटेरियल है जिसके पास पोटेंशियल है, मतलब क्षमता है, जो हमारी ह्यूमंस की नीड है उसको पूरा कर सकता है। मतलब वो हमारे अर्थ के ऊपर इतना अमाउंट में प्रेजेंट है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।
बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। बट हमारे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी मैंने पढ़ाया था ना डेवलप के अंदर कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की। तो हमारे पास अगर उस चीज़ को पहुँचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तक पहुँचने के लिए, तो उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे। तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, स्टॉक के अंदर। मतलब उसका स्टॉक तो है बट टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ तक पहुँचने की। कल को टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो फिजिबिलिटी चेक करेंगे हम कि वो कितने कॉस्ट के अंदर हमें मिल पा रही है वो चीज़। ओके, तो इसका एग्जांपल रखा है मैंने हाइड्रोजन। देखो जैसे हाइड्रोजन हमारे जो अभी मैंने बताया कि आपको पेट्रोल और डीजल हमारे आज के सरफेस से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर वो ख़त्म होंगे तो उनका अल्टरनेट सोर्स चाहिए, तो उसके लिए हाइड्रोजन एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है जो हमारे व्हीकल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और जिससे पोल्यूशन भी कम होता है। लेकिन ये हमारे पास अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल तो काफ़ी अमाउंट में है, तो हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा हमें। आपको पता है कि जो अर्थ का सरफेस का 2/3 भाग है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। और वाटर किससे मिलकर बनता है, H2O। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों चीज़ें हैं वाटर के अंदर। तो अगर हम वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकें जो वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर दे, तो इस हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर। यस, एज ए फ्यूल्स के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बट उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आएगी तब देखेंगे उसके बारे में। ओके, तो स्टॉक तो काफ़ी है बट फिलहाल अभी हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो स्टॉक आई थिंक आपका क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ रिजर्व। रिजर्व का मतलब भी स्टॉक ही एक प्रकार से। रिजर्व मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास रखी हुई है अभी। अब स्टॉक भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे पास स्टॉक में है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, बट जो रिजर्व होता है ना ये सबसेट होता है किसका, स्टॉक का। स्टॉक से मतलब छोटा ही है, स्टॉक का मतलब बड़ा भंडारण है हमारे पास। रिजर्व का मतलब कोई चीज़ है हमारे पास रखी हुई है अभी उसका, ठीक है। तो विच कैन बी पुट इन टू यूज, जिसका हम यूज कर सकते हैं, फिर हम यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है, देखो उसमें तो क्या था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी स्टॉक में तो, बट यहाँ पे रिजर्व में क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हल्की फुल्की जो टेक्नोलॉजी है, बट जो बेटर यूटिलाइजेशन है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हम। क्या नहीं कर पा रहे, पूरा इस्तेमाल, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा उस चीज़ का। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, मतलब उसका कंप्लीट जो यूज है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। उसकी हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी है, यूज़ कर रहे हैं हम, हल्का फुल्का इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ का, रिसोर्सेज का, उसको यूज़ भी कर रहे हैं, बट उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फर्दर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन इसको हम जो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, क्या फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बट पूर्ण तरीके से पूरे रूप से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट ये अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज जो हमारी फ्यूचर की नीड को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली से वाटर से जो बिजली बनती है। डैम वगैरह होते हैं, डैम से क्या करते हैं, वाटर गिराए जाते हैं टर्बाइंस के ऊपर और टर्बाइन रोटेट करती है, उससे क्या होते हैं, बिजली बनती है हमारी। तो ये जो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है ये जनरेट होती है जिस पर डैम वगैरह से, तो इसका हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका स्टॉक है, मतलब हमारे पास इसकी क्षमता है, फ्यूचर के अंदर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें इसका फुल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रिजर्व के अंदर आप समझ के आई थिंक दो चीज़ें हैं, जिसकी हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, कुछ टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसका, लेकिन जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे पूरा हो सकेंगी। और इसका एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि देखो हमारे पास काफ़ी डैम है, जैसे हम फिलहाल अभी इसका इस्तेमाल करते हैं, बिजली वगैरह बनाते हैं डैम्स के ऊपर। डैम्स के कुछ नाम भी बताएंगे आपको, डैम पढ़ाएंगे तब। तो कुछ डैम्स हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ओके, तो फ्यूचर की जो हमारे नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिसोर्स है, ये बेनिफिशियरी रिसोर्सेज है और हमारी हेल्प भी करने वाला है फ्यूचर के अंदर। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में। देखो रिसोर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ओके किस किस पार्ट में हमने रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। तो अब इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है हम लोगों को, कि डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है इनकी। देखो जो रिसोर्सेज हैं वो आपको पता है कि इंसानों के सर्वाइवल के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि वाटर एक रिसोर्सेज है, आपको पता है बिना वाटर के जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। सेम ऐसे जो विंड है वो भी एक रिसोर्सेज है,
सोलर एनर्जी वो भी रिसोर्सेज है। तो इस प्रकार से जो भी रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, मतलब उनके विटल के लिए, या ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए वो क्या है, विटाल है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है उसको। और उसके अलावा सर्वाइवल के अलावा साथ साथ में इंसान की जो लाइफ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट क्यों करते हैं, हमारे पास फ़ोन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, लैपटॉप की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना गाड़ियाँ थी। ओके, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ ये सब चीज़ें आ रही, क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की, इन जो भी ये रिसोर्सेज हैं इनको लेके आए हैं, इनको हम लोगों ने डेवलप किया है। तो इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज क्या है, वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का फ्री गिफ्ट है नेचर का। ये भी मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि जो प्रकृति से हमें क्या मिलता है, ये फ्री गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं। देखो फ्री गिफ्ट के तौर पे बोलते हैं, इनको फ्री गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं, बट ह्यूमन बींग्स अपनी स्किल्स की हेल्प से इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म के अंदर, और तभी इन चीज़ों को हम यूज़ कर पाते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर से, जो हमें प्रकृति से गिफ्ट के तौर पर मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या करता है, इन चीज़ों का, सबको लगता है कि यार फ्री मिलती हैं चीज़ें, धरती से मिल रही हैं, तो जितना यूज़ कर सकते हो कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, जो चीज़ें हैं उसको हम अगर लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो हानिकारक होती है, आपको पता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं इसको, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं किसका, रिसोर्सेज का। तो उसकी वजह से क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। ऐसा नहीं कि नेचर ने, प्रकृति ने फ्री गिफ्ट दे दिया तो उसका दबा के आप अंधाधुंध आँख बंद करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। तो ये स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, इसी वजह से हमें इसके डेवलपमेंट की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इसलिए क्या किया, ये हमें पढ़ना पड़ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है, किसका, रिसोर्सेज का, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। इसलिए हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत महसूस हुई रिसोर्सेज के। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आई इसकी वजह से पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हम लोगों ने, फिर वो पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर कमी आनी स्टार्ट होगी, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोगों की लालच को सिर्फ पूरी करने के लिए, उन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए जो ये रिसोर्सेज हैं ये घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब आपको पता है, किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल समझ लो यार, जो ये क्रूड ऑयल्स है, डीजल है, पेट्रोलियम है, ये भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे लिए क्या है, ये रिसोर्सेज ही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोल है, अगर उसको हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसी लेवल से उसका इस्तेमाल करते रहे, यूज़ करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कोयला ख़त्म हो जाएगा हमारी अर्थ पर, फिर हम क्या करेंगे उसका। तो इस प्रकार से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़ी कर सकती हैं। और ये किस वजह से होता है, कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से, फ्यू इंडिविजुअल्स के लालच की वजह से। ओके, तो महात्मा गांधी की एक लाइन भी थी उसके ऊपर कि इस धरती के ऊपर हर इंसान की ज़रूरत के लिए तो है, बट लालच के लिए नहीं है कुछ भी यहाँ पर। मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर सभी इंसानों की ज़रूरत के लिए तो चीज़ें अवेलेबल हैं, बट लालच के लिए नहीं है। ओके, तो एक्यूमुलेशन, उसके अलावा एक तो प्रॉब्लम होगी कि जो हमारे एक्स्ट्रा यूज़ की वजह से, इंसानों किसी फ्यू इंडिविजुअल्स के लालच की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेशन होते जा रहे हैं, मतलब उनमें कमी होती जा रही है। उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्यूमुलेशन है वो कुछ हाथ के अंदर है, फ्यू हैंड्स में। मतलब जो ये रिसोर्सेज है इनका इस्तेमाल कुछ लोग ही तो करते हैं। क्या हम और आप अर्थ के अंदर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं? क्या हम पेट्रोलियम को निकालते हैं धरती से, हम कोयले को निकालते हैं? ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये रिसोर्सेज है, इनका जो कंट्रोल है कुछ लोगों के पास ही है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथ में ही है इनका कंट्रोल। और इसकी वजह से जो हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मतलब रिच और पुअर, यानी कि हैव्स और हैव्स नॉट। मतलब जिनके पास इनका कंट्रोल है वो तो अमीर हो गए हैं, उसके अलावा तो कुछ जो इनके पास इनका कंट्रोल नहीं है वो गरीब देश हो गए, मतलब गरीब लोग हैं वो, उसमें किसमें, पुअर की कैटेगरी में आ गए हैं। और ये किसने करी, ये जो अमीर और रिच और अमीर की जो जो रिच की और पुअर की जो ये खाई है, ये किसकी वजह से खड़ी हुई है? ये हुई है इन रिसोर्सेज की वजह से, इनका रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन की वजह से। मतलब इन रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो कुछ लोगों के पास चला गया, उन्होंने इन रिसोर्सेज का दबा के इस्तेमाल किया, उसके बाद इन्होंने इनको मार्केट में सेल किया और उससे काफ़ी पैसा कमाया, और उसकी वजह से वो लोग क्या हो गए, काफ़ी रिच हो गए। बाकी लोग किसकी कैटेगरी में आ गए? पुअर की कैटेगरी में आ गए। ओके,
थर्ड है इंडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने इनका इंडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन किया है रिसोर्सेज का, लिमिट से ज़्यादा दबा के यूज़ किया है, उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ये किस वजह से आ रहा है? ये हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से। क्यों? हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर या जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जो ओजोन लेयर डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गई है, जो ओजोन लेयर क्या बीच में से ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का ये जो कंसेप्ट तो ऐसा है, आपका हर बुक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको ये। हर बुक का मतलब है कि जो आपकी जियोग्राफी की बुक है 6th 7th 8th 9th 10th आप कहीं भी पढ़ लो, हर बुक के अंदर इस वर्ड को बार बार यूज़ मिलेगा आपको, कि इतना बड़ा इशू बन चुका है ग्लोबल वार्मिंग का आज की डेट के अंदर। ओजोन लेयर डिप्लेशन होना स्टार्ट हो गया, किसकी वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ जो हम रिसोर्सेज है इनका लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन होना स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी स्टार्ट होने से गई। देखो हम इतनी व्हीकल्स वगैरह इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतनी इंडस्ट्रीज, इतनी फैक्ट्रीज हम इस लगा रखी है हम लोगों ने, कि उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो गया एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये भी काफ़ी बड़ा इशू बन गया है। उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन का भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी हमारे एक्सेस यूज़ की वजह से? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सब काफ़ी बड़ी बड़ी दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गई है, ओनली बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से? एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ओके, तो अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें क्या क्या किया, क्या क्या एक्शन लिए वो देखेंगे। तो एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ऐसा है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो उनका जो एक्यूमुलेशन है कुछ लोगों के पास चला गया। मान लो ये पर्टिकुलर बड़ा बिजनेसमैन है, ये क्या कर रहा है, इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, और इधर कुछ ये जो नॉर्मल फैमिलीज है लोग, ओके, ये क्या है अभी उसके कंपेरिजन में क्या है, पुअर है, ओके। और ये कैसा है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जितने रिसोर्सेज है इसका कंट्रोल इसके हाथ में है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, रिच हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है सभी के अंदर इक्वल होना चाहिए। जितना इस्तेमाल ये कर रहे हैं लगभग उतना इस्तेमाल वो करें, डिस्ट्रीब्यूशन सभी के अंदर इक्वल हो। रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन हो जाएगी। सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए सभी के अंदर, उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, मतलब सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी उससे, और एक ग्लोबल पीस भी क्रिएट होगा। क्या होगा, ग्लोबल पीस। क्या है कि हर कंट्री, सभी कंट्री अपने आप को दूसरे कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा डेवलप करना चाहती है, ज़्यादा इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं सभी लोग। सभी की प्रॉब्लम्स यही है, नॉट इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं, सभी कंट्रीज़ की दिक्कत यही है। और उसकी वजह से क्या करते हैं सभी कंट्रीज़, इन रिसोर्सेज का लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो गई, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, ये सब प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से, पूरी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग की इश्यूज़। इसके ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं ये सब लोग मिलकर इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, इसका पीछे रीजन वही है, बस सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन। सभी कंट्रीज एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप होना चाहते हैं। ना चाइना पीछे हटना चाहता है, ना यूएस, इस प्रकार से चाहे कोई भी कंट्री, जस्ट मैंने उनका एग्जाम्पल दिया है। तो कह रहे हैं कि जो इन रिसोर्सेज का है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, उसकी वजह से सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, और उसके अलावा ग्लोबल पीस भी क्रिएट होगा इससे। मतलब अगर रिसोर्सेज सबके पास इक्वल होंगे तो उससे ग्लोबल पीस क्रिएट हो जाएगा, ओके। अगर जो हमारा प्रेजेंट ट्रेंड है अगर इसी प्रकार से चलता रहा, और तो जो हमारा जो प्लेनेट है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। जो हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो काफ़ी खतरे में पड़ सकता है। जिस प्रकार से आज हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इशू बढ़ता रहा, तो मैं काफ़ी बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री से 4 डिग्री तक लगभग इंक्रीज कर जाएगा, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस चीज़ को। तो जो हमारी अर्थ का फ्यूचर है, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है, इसका फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है अगर हम रिसोर्सेज का इसी प्रकार से इस्तेमाल करते रहे, यूज़ करते रहे। तो उसके लिए मैं अपना जो ट्रेंड है, जो हमारा आज की डेट का जो ट्रेंड है इनको यूज़ करने का,
उसको चेंज करना पड़ेगा, और उसमें चेंज लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी रिसोर्सेज है इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। उसके अलावा जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है इसमें कुछ बदलाव किए जाएँ। उसके लिए हम कुछ समिट्स वगैरह भी होती है, रियो डी जेनेरो समिट जो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, इसको भी देखेंगे अभी हम। तो उससे पहले एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, सभी कंट्रीज क्या करती हैं, सब डेवलपमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ कंपटीशन है किस चीज़ का डेवलपमेंट करना है, अपने आप को डेवलप करना है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है, हमें दूसरे से अपने आप को आगे रखना है। और उसके लिए वो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को डैमेज कैसे कर रहे हैं? एक तो पोल्यूट कर रहे हैं इसको, ओके, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा अभी एक और बताया था मैंने, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ओके, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसकी वजह से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने आप को डेवलप तो करना है लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट में आपने जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज नहीं करना है। अगर वो डैमेज हो रहा है, वो फिलहाल डैमेज हो रहा है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिसमें आपकी कंट्री की डेवलपमेंट हो, चाहे इंडिविजुअल की हो, कम्युनिटी की हो, सोसाइटी की हो, कंट्री की हो। ऐसी डेवलपमेंट करो जिसके अंदर की जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है उसके ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़, उसको इस प्रकार से नहीं कर सकते कि जो ज़रूरतें हैं फ्यूचर की उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखो, इसका मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हम उसको इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते कि वो सारे रिसोर्सेज को हम ख़त्म कर दें, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, फॉसिल फ्यूल्स हो, उसके अलावा मिनरल्स हो, उनको इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना है कि वो फ्यूचर के यूज के लिए बचे ही ना। जो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके यूज के लिए बचे ही ना वो चीज़। तो उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारा काम भी चल जाए और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको आगे इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, कि हम प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के साथ उसको लेके हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आपने याद रखना है कि आपकी डेवलपमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप डेवलपमेंट तो करो अपनी खुद की, बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। आपने क्या करना है उसमें, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, आपका एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको रिसोर्सेज को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज को आप ख़त्म कर दें और फ्यूचर की जनरेशन आके बैठ के बांट देखें, ओके, उनके लिए कुछ बचे ही ना, उनके सर्वाइवल के लिए आपके इस प्लेनेट के ऊपर कुछ बचे ही ना। तो इसके लिए जो हमारा ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जितने भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, उन लोगों ने एक मीटिंग की जिसको जो कहाँ पर थी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के अंदर हुई थी ये। और कहाँ पर थी, रियो डी जेनेरियो, और क्या इस नाम से जानते हैं इसको, अर्थ समिट। तो इसको इस नाम से जाना जाता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी इसको जानते हैं। और कौन से सन में हुई थी, 1992 के अंदर। और ये जो रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है। कहाँ पर है अभी ये जगह, ये है ब्राज़ील के अंदर, ओके। तो ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले गेम्स भी हुए थे। इससे जो पिछले गेम्स हुए थे वो यहीं पर थे, आप लोगों ने अगर देखे हो तो, ओके। शायद हो सकता है उस टाइम आप लोगों ने ना देखा हो, गेम्स की इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो मैं इतना इस पे टॉपिक बात नहीं कर रहा उस पर। देखो, ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर, ओके। और यहाँ पर क्या हुई थी, अर्थ समिट। कौन से सन में, 1992 के अंदर। किसके रिगार्डिंग की गई थी, इस अर्थ समिट के अंदर क्या था, दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है ना पूरे वर्ल्ड की, हमारी पूरी इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर बड़ी बड़ी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए, और ये फर्स्ट अर्थ समिट थी, क्या थी, फर्स्ट अर्थ समिट थी ये। इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इस एग्रीमेंट पे साइन किया था। किसके एग्रीमेंट पे, इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल लेवल। इस अर्थ को, इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम से, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए, एट द ग्लोबल लेवल की, ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट की जाएगी वो सोशियो इकोनॉमिक होगी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाएगी पूरे उस पर, कहाँ पर, पूरे प्लेनेट पर जो डेवलपमेंट होगी पूरे ग्लोबल लेवल पर,
ओके, तो इस जो एग्रीमेंट था इस पर हस्ताक्षर किए थे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने, मोर देन 100 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। ओके, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स थे। रियो डे जनवरी ब्राज़ील के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल समिट 1992 के अंदर होते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। और इस समिट के अंदर जो एनवायरमेंटल की जो प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर, और या उसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की, एक तो होगी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना, दूसरा जो कैसी डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है ग्लोबल लेवल पर। इन दोनों मुद्दों पर बात हुई थी। और उसके अलावा इस पर इन सभी 100 से अधिक जो कंट्रीज़ के लीडर्स थे उन्होंने क्या किए थे, साइन किए थे। बस आपको इतना लर्न करना है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या मतलब है इस एजेंडा 21 का, कि जो एक समिट कब हुई थी 1992 के अंदर, और इससे आगे जो नेक्स्ट 2001 सीरीज़ स्टार्ट होने वाली थी, मतलब 21st सेंचुरी जो स्टार्ट होने वाली थी। अब ये टारगेट था कि अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। एजेंडा 21 का मतलब ये था, अगर ये वर्ड लिखा मिले आप लोगों को एजेंडा 21, तो इसका मतलब है कि जो 21st सेंचुरी है, मतलब आने वाली जो 21वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी, उसके अंदर हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, अचीव करना है। कब, 21st सेंचुरी के अंदर। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया था, एजेंडा 21। ओके, और कब हुई थी समिट, 1992 के अंदर, इसलिए इसको नाम दिया गया था एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 के अंदर क्या हुआ था, जो 92 में ये वही रियो के अंदर थी, इसमें थी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की एक समिट थी। उसके अंदर इन सभी 100 से अधिक कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने साइन किए थे इस समिट के ऊपर, मतलब इस रिगार्डिंग में। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एजेंडा 21 क्या है, कि 21st सेंचुरी के अंदर हमें क्या करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। किस प्रकार से, ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि 21वीं सदी में सभी कंट्रीज़ वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ऐसी डेवलपमेंट करेंगे जिससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और इसी को किस नाम से जानते हैं, एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है।